कंटिजेंसी क्या है? तो एक कंडीशन या तो सिचुएशन जिसका अल्टीमेट आउटकम है कि गेन या तो लॉस हो, जो नोन हो यानी पता हो, या तो डिटरमाइन किया जाए ओनली जब वो अकर हो रहा हो, या तो उसका नॉन अकरेंस हो, एक या तो एक से ज़्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कंटिजेंट लॉस की? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंटिजेंट लॉस की डिटरमाइन की जाएगी एक्सपेक्टेड आउटकम से जो कंटिजेंसी में होगा। अगर लाइकली कंटिजेंसीज रिजल्ट जो है वो लॉस है एंटरप्राइज के लिए, तो प्रोविडेंट तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूडेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहाँ पर लॉस को हमको बुक करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एग्जांपल देंगे, एबीसी ने फाइल्ड किया गया केस अगेंस्ट द डेटर, रिकवरी कितनी है? 25 लाख रुपए की। अकॉर्डिंगली लीगल टीम जो है उसने चांसेस ऑफ रिकवरी बता दिया है कि कुछ भी नहीं होगा रिकवर। एबीसी क्या करेगा? प्रोविजन बनाए, एबीसी ने प्रोविजन बनाया फॉर द डाउटफुल डेट। एबीसी को प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर द डाउटफुल डेट। एस्टिमेशन जो है अमाउंट का कंटिजेंसी लॉस का, वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो कि बेस्ड किया जाएगा जजमेंट के बेस पे। कौन करेगा जजमेंट? तो मैनेजमेंट करेगा जजमेंट। अगर कॉन्फ्लिक्ट है या तो इनसफिशिएंट एविडेंस है फॉर द एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ द कंटिजेंट लॉस, डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस का एंड नेचर ऑफ द कंटिजेंसी का। जो एग्जिस्टेंस है एंड जो अमाउंट ऑफ द गारंटी है, ऑब्लिगेशंस है जो अराइज किया जाता है फ्रॉम द डिसकंटिन्यूस बिल ऑफ एक्सचेंज और सिमिलर ऑब्लिगेशंस का एंटरप्राइज के द्वारा, वो भी डिस्क्लोज करना चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द वे ऑफ द नोट्स। अगर पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो रहा है एंटरप्राइज के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि लॉस अकर हो रहा है अगर वो रिमोट है। तो अगर रिमोट लॉस होगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो डिस्क्लोज करके छोड़ देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कंटिजेंट गेन कैसे करेंगे? तो कंटिजेंट गेन्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। रिज़ल्ट जो है रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू का, वो रियलाइज्ड नहीं होता। हाउएवर, लेकिन अगर जो रियलाइज गेन है अगर वो वर्चुअली सर्टेन है, तो जो गेन है वो कंटिजेंट नहीं है एंड अकाउंटिंग उसकी गेन की अप्रोप्रिएटली करनी पड़ेगी। जो अमाउंट है जहाँ पर कंटिजेंसी इज स्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बेस्ड करेगा ऑन द ऑन इंफॉर्मेशंस जो अवेलेबल है डेट पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहा है। इवेंट जो अकर होगा आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हो रहे हैं, वो अगर वो सिग्निफिकेंट है, अगर वो फेवरेबल भी हैं या अनफेवरेबल भी हैं, जो अकर हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट से लेके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहे हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इन केस ऑफ द कंपनी, वहाँ तक के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वहाँ तक के इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे इवेंट अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एंड जो करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी है इन केस ऑफ द अदर एंटिटी। एग्जाम्पल देखेंगे तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज्ड किया जा रहा है, अप्रूव्ड किया जा रहा है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। उसकी मीटिंग में जो हेल्ड हो रही है 4 सितंबर 2021 को। इस केस के अंदर जो इवेंट्स है जो टेक प्लेस हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 4 सितंबर 2021 का 1 तक, वो टर्म किए जाएंगे कि जो इवेंट है वो अकर्ड हो रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। 2 टाइप्स ऑफ द इवेंट आइडेंटिफाई हो सकते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग इवेंट, एक होता है नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होता है? तो ये प्रोवाइड किया जाता है कि एविडेंस है कंडीशंस का जो एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे। एग्जांपल के लिए ट्रेड रिसीवेबल जो डिक्लेयर हो गए इंसॉल्वेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद, एंड अनएबल मतलब वो पे नहीं कर पाएंगे अमाउंट जितना उनका प्रोविजन, पे नहीं कर पाएंगे अमाउंट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर डाउटफुल डेट। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होता है? ये वो इवेंट होता है जो इंडिकेट करता है कंडीशंस जो अराइज होती है, जो अरोज होती है सब्सिक्वेंटली, यानी बाद में पता चलती है बैलेंस शीट डेट के। फॉर एग्जांपल देखते हैं तो प्लांट गॉट डैमेज ड्यू टू अकरेंस ऑफ द फायर, यानी आग लग गई, और आग लग गई उसकी वजह से क्या हो गया? हमारा प्लांट डैमेज हो गया। तो ये जो इवेंट होते हैं
ये कब अकर्ड होते हैं, ये कब अरोज होते हैं, सब्सिक्वेंटली टू द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अकर्ड होते हैं। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होता है, तो एडजस्टमेंट की जाती है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंदर जो रिक्वायर्ड है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के लिए, जो प्रोवाइड करेगा हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मटीरियल अफेक्ट करेगी डिटर्मिनेशंस ऑफ द अमाउंट रिलेटिंग टू द कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट पर जो भी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी उसके बेस पे। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो एडजस्टमेंट किया जा रहा है लॉस का ट्रेड रिसीवेबल का, जो कि कंफर्म्ड हो गया है कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं कस्टमर्स, जो अकर्ड हो रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद ये हमको कंफर्मेशन मिल गया। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होता है, तो एडजस्टमेंट किया जाता है एसेट लायबिलिटीज़ में जो अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर द इवेंट जो अकर्ड किए गए हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अगर जो इवेंट है वो रिलेट नहीं करते कंडीशंस को जो एग्जिस्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट पे। एग्जांपल दे दिया गया है कि अगर डिक्लाइन होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट में बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के दरमियान में, कौन से दोनों के दरमियान में, तो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहे हैं उसके दौरान अगर कोई इवेंट अकर होता है, ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशंस अगर मार्केट में हो रहे हैं वैल्यू के अंदर, वो अगर नॉर्मली रिलेटेड नहीं है कंडीशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट डेट पे, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सर्कमस्टेंसेस जो अकर्ड होंगे फॉलोइंग पीरियड में। इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो अफेक्ट नहीं करते हैं फिगर्स जो स्टेट किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो नॉर्मली उसका नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड, मतलब उसके लिए कोई डिस्क्लोज़र की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑल दो, लेकिन फिर भी हमको अगर वो सिग्निफिकेंट होते हैं तो हमको रिक्वायर्ड है कि हमको डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा रिपोर्ट्स के अंदर अप्रूविंग अथॉरिटी के, जो एनेबल करेगा यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो बताएगा कि प्रॉपर इवैल्यूएशंस एंड डिसीजंस लेने के अंदर वो उनको हेल्प करेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर भी बताएगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डिविडेंड का पॉइंट क्या है कि इवेंट जो टेक प्लेस हुआ है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जो रिफ्लेक्ट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एंड बिकॉज ये स्पेशल नेचर का है। फॉर एग्जांपल अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव, यानी अप्रूव होने के पहले, तो जो डिविडेंड है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती है उस टाइम पे, अनलेस स्टेटस रिक्वायर्ड अदरवाइज। ये डिविडेंड को हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स में। इसके लिए कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं है फॉर द प्रपोज डिविडेंड, तो इसके लिए हमको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 एंड सब्सिक्वेंटली ईयर्स। ये प्रोविजंस ये पर्पस डिविडेंड का जो है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स में, यानी प्रपोज डिविडेंड को हमको डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा नोट्स में कंपनीज़ की। किस रूल से? कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2016 के हिसाब से, जो इशू किया गया था 30 मार्च 2016 से। इवेंट जो इंडिकेट करेगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन को, अगर वो इनअप्रोप्रिएट हो गया तो। इवेंट जो अकर कर रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई इवेंट अकर कर रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एंटरप्राइज बंद हो सकती है गोइंग कंसर्न की वजह से, डिटोरिएशन मतलब डिटोरिएट हो जाना ऑपरेटिंग रिजल्ट के अंदर, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपनी की कम ख़राब हो सकती है या डिटोरिएट हो सकती है, या तो अनयूजुअल चेंजेस जो होते हैं वो अफेक्ट करेंगे एग्जिस्टेंस एंड सबस्ट्रेटम ऑफ द एंटरप्राइज को आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो ये इंडिकेट करेगा ये कैसे होंगे, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय द फायर, बहुत बड़ी आग लग गई है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद, तो ये इंडिकेट करेगा हमको कि हमको ज़रूरत पड़ेगी, कंसिडर करेंगे
कि प्रॉपर यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ द गोइंग कंसर्न हमको देखना पड़ेगा कि क्या गोइंग कंसर्न अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और कब देखना पड़ेगा, जब प्रिपेयर हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस केस के अंदर जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो नॉट वैलिड होगा, मतलब वैलिड नहीं होगा। क्या बेस लिया गया है कि जो इवेंट अकर्ड हो रहा है वो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हमको करने पड़ेंगे लिक्विडेशन बेसिस पे। मतलब आग बहुत ज़्यादा लग गई थी, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में लग गई थी, और उसकी वजह से गोइंग कंसर्न का खतरा था, और गोइंग कंसर्न का खतरा होने की वजह से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रखना पड़ेंगे लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर। इवेंट जो अकर करता है बैलेंस शीट डेट पे, इवेंट जो अकर करते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद, तो जो एविडेंस होते हैं कंडीशंस के वो एग्जिस्ट करते हैं अगर बैलेंस शीट डेट पे, तो एग्जिस्टिंग इवेंट हो गए वो, और एडजस्टमेंट असेट एंड लायबिलिटीज़ के अंदर हमको करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिक्वायर होगा उसके अंदर। अगर एविडेंस जो है कंडीशंस के वो एग्जिस्ट, अगर कोई एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करते बैलेंस शीट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पे, अगर कोई एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करते बैलेंस शीट डेट पे, वहाँ क्या था, एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस शीट डेट पे, और यहाँ पर एविडेंट एग्जिस्ट नहीं करते बैलेंस शीट डेट पे। अगर एविडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते बैलेंस शीट डेट पे, तो वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो गए। एडजस्टमेंट असेट एंड लायबिलिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ उसका डिस्क्लोजर दे दो रिपोर्ट के अंदर, जो अप्रूव करेगा अथॉरिटी। डिस्क्लोजर में क्या होगा, रिक्वायर्ड करेगा दो इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ द इवेंट, कौन से नेचर का इवेंट है वो, और एस्टिमेशन फाइनेंशियल इफेक्ट के ऊपर उसकी क्या पड़ रही है, या तो स्टेटमेंट के ऊपर उसकी इफेक्ट क्या पड़ रही है। फाइनेंशियल इफेक्ट बता दो, या तो ये बता दो कि स्टेटमेंट पे उसकी एस्टिमेट स्टेटमेंट में उसकी इफेक्ट क्या पड़ रही है, एस्टिमेशंस ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट और द स्टेटमेंट। एस्टिमेशन बता दो फाइनेंशियल इफेक्ट का या तो स्टेटमेंट का, अगर आप एस्टिमेट कर नहीं पा रहे हो तो। एग्जाम्पल देखेंगे, कंपनी फॉलो कर रही है अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर, कंपनी ने रिकॉग्नाइज़ किया चेक 31 मार्च का या तो उसके पहले का, रिसीव कर रही है फ्रॉम द कस्टमर बैलेंस शीट डेट के बाद, ये चेक हमको बैलेंस शीट डेट के बाद मिला, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहे थे उसके पहले हमने इसको डेबिट कर दिया चेक को इन हैंड अकाउंट एंड क्रेडिट कर दिया डेटर्स के अकाउंट को, मतलब डेटर्स को कम कर दिया और चेक इन हैंड मतलब बैंक को बढ़ा दिया। अभी चेक इन हैंड जो है वो शो कर रहा है बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, सारे चेक्स जो हैंड में थे उसको प्रेजेंट कर दिया बैंक के अंदर इन द मंथ ऑफ द अप्रैल महीने के अंदर उसको सबको प्रेजेंट कर दिया, और वो रिलीज भी हो गए सेम मंथ के अंदर। नॉर्मल कोर्स जैसे मतलब हम लोग चेक लिखते हैं और फिर डिपॉजिट कराते हैं, वैसे डिपॉजिट करके सब प्रोसीजर उसकी हो गई थी। इवन चेक जो है वो बियर कर रहे थे 31 मार्च के या तो उसके पहले के, जो चेक हैं वो रिसीव किए गए थे आफ्टर 31 मार्च, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे कोई भी कंडीशन जो एग्जिस्ट कर रही थी 31 मार्च के अंदर दिन पे। थस उसकी वजह से तो कलेक्शन है चेक का आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसको एग्जिस्टिंग इवेंट नहीं मानेंगे हम लोग, मतलब उसको नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट मानेंगे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द चेक इन द हैंड, मतलब चेक इन हैंड को रिकॉग्नाइज करना है, इसको हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द AS4, मतलब ये AS4 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। मोर ओवर जो कलेक्शन है चेक का वो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है कोई भी मटेरियल चेंजेस या तो कमिटमेंट्स जो अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइज को। इसके वजह से हम लोग डिस्क्लोजर ऑफ भी नहीं देंगे कि कलेक्ट हो रहे हैं चेक डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर, यानी डिस्क्लोजर की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट, हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्रेमवर्क है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डिफाइन करेगा असेट्स को एज अ रिसोर्स कंट्रोलर बाय एन एंटरप्राइज, जिसके रिजल्ट में पास्ट इवेंट्स जो है वो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड कर दिए जाते हैं। कंपनी को एक्वायर करना पड़ेगा कस्टडी ऑफ द चेक आफ्टर 31 मार्च, मतलब कंपनी को एक्वायर्ड हुए हैं कस्टडी, मतलब चेक कब मिले कंपनी को 31 मार्च के बाद मिले,
तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल हो गया चेक के ऊपर 31 मार्च पे, इसलिए जो चेक इन हैंड है वो क्वालिफाइड नहीं करता रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट ऑन 31 मार्च। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड है जिसके यहाँ चोरी हो गई है कैश की 5 लाख रुपए की, कैशियर ने की है, जनवरी 2021 के दिन हो गई है, वो डिटेक्ट की गई है मई 2021 के अंदर। अकाउंट ऑफ द कंपनी है वो अप्रूव नहीं किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर अभी तक। डिसाइड किया गया है कि थेफ्ट जो है केस, थेफ्ट जो हुए हैं, चोरी जो हुए हैं कैश की, वो एडजस्ट किया जाए इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हम लोग बताएंगे एज पर AS 4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जो इवेंट अकर होते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है कि एडजस्टमेंट हो रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी, असेट लायबिलिटी एक्सपेंडिचर या तो इनकम का, तभी हम उसको एग्जिस्टिंग इवेंट मानेंगे। कोई भी इवेंट जो अकर करता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि वो एडजस्टमेंट हो किसी भी रिपोर्ट का जो वैल्यू करे असेट्स को, लायबिलिटी, एक्सपेंस या तो इनकम को। अगर फ्रॉड जो है वो अकाउंटिंग पीरियड के लिए डिटेक्ट किया गया है आप बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन अप्रूवल होने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल होने से पहले, तो ये नेसेसरी है कि उसको रिकॉग्नाइज करे जाए एज अ लॉस, जो अमाउंट करेगा 5 लाख रुपीज़ का, और उसको एडजस्ट किया जाए अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज़ में जो ईयर एंड कर रहा है 31 मार्च 2021 को। मतलब इसको हम लोग बता देंगे कि एग्जिस्टिंग इवेंट है और इसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय कर दिया मेजॉरिटी ऑफ द वेयर हाउस ECO लिमिटेड का 20/5/2022 को। जो अकाउंटिंग ईयर है कंपनी का वो एंड हो रहा है 31/3/2022। ऊपर शायद मैंने मई 2021 पढ़ लिया था, उसको मई 2022 करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं ऊपर बरोबर ही था 31 मार्च 2021, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर बता रहा था 2021 का। ठीक है। द लॉस जो है अर्थक्वेक का वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है 30 लाख रुपए। स्टेट करना है रीज़न के साथ कि ये जो लॉस्ट है अर्थक्वेक का, ये एग्जिस्टिंग है या नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। फैक्ट ऑफ द लॉस हमको डिस्क्लोज कर दिया गया है कंपनी ने। AS 4 के हिसाब से जो कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है वो स्टेट करता है कि एडजस्टमेंट जो है वो असेट और लायबिलिटीज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। इवेंट जो अकर होते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद जो इवेंट अकर होते हैं उसके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। अगर इवेंट रिलेट नहीं करते कंडीशंस जो एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे, मतलब बैलेंस शीट डेट पे अगर इवेंट की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो वो एग्जिस्टिंग इवेंट होता है। डिस्ट्रक्शन जो है वो वेयर हाउस का अर्थक्वेक की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च 2022 को, इसलिए जो लॉस अकर हो रहा है अर्थक्वेक के लिए वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से अनयूजुअल चेंजेस जो अफेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑन सबस्ट्रेटम ऑफ द एंटरप्राइज, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद भी होता है, लेकिन अगर वो इंडिकेट करे कि नीड है, नीड टू कंसिडर, अगर हमको कंसिडर करना पड़ेगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो कोई कंसर्न है इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो खतरे में है, अगर हमको उसको कंसिडर करना पड़ रहा है, तो फिर एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन हमको अर्थक्वेक जो कॉस्ट किया गया है जिससे मेजर डिस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन गोइंग कंसर्न जो है वो भी इवेल्यूएट करना पड़ेगा। और ये सब को कंसिडर करते हुए हमको गोइंग कंसर्न का एजम्पशन अगर वैलिड लगता है तो जो फैक्ट है अर्थक्वेक का टुगेदर विद एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 30 लाख रुपए, उसको हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिपोर्ट्स के अंदर जो अप्रूविंग अथॉरिटी की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये एनेबल नहीं करेगा यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि वो प्रॉपरली इवेल्यूएट करे, प्रॉपर इवेल्यूएशन एंड ये क्या करेगा, एनेबल करेगा यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि वो लोग प्रॉपरली इवेल्यूएट एंड करे एंड उनका डिसीजन ले। इलस्ट्रेशन तो देखते हैं, एक कंपनी है जो फाइल कर रही है लीगल सूट डेटर्स के अगेंस्ट में, जिससे 15 लाख रुपए रिकवरेबल हैं, मतलब अभी आए नहीं है 31 मार्च 2021 को। चेंजेस जो हैं रिकवरी
के वो लीगल सूट से चांसेस जो है रिकवरी के हमारे लीगल सूट ने बताया है कि वो गुड नहीं है एज़ पर लीगल ओपिनियन, यानी हमारे फेवर में नहीं आने वाला केस, ऐसा हमको लग रहा है अभी तक। और काउंसिल ने अप्रैल 2021 के अंदर ये ओपिनियन दे दिया था। क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी फुल अमाउंट ऑफ द 15 लाख प्रोविजंस के तौर पे फॉर द डाउटफुल डेट, डिस्कस कीजिए। एज पर AS4 क्या है? कंटिन्यूएशन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। असेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग एडजस्टेड कर बोलेंगे, शुड बी एडजस्टेड। असेट और लायबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा जो इवेंट अकर हो रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो प्रोवाइड करेंगे एडिशनल एविडेंस के जो असिस्टेंस है, जो एस्टिमेट किया जा रहा है अमाउंट को, वो रिलेटिंग टू द कंडीशन जो एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे। हमारे गिवन केस के अंदर जो कंपनी है उसने प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेट का लीगल शूट का, जो फाइल किया गया था 31 मार्च 2021 को, और चांसेस ऑफ द रिकवरी उसके शूट की कितनी थी? गुड नहीं थी, अच्छी नहीं थी। इसलिए जो एक्चुअल रिजल्ट है लीगल शूट का वो हमको फ्यूचर में नॉन रिकवरी के तरफ लेके जा रहा है। फाइनलाइजेशन होने से पहले ही हमको पता चल गया है कि नॉन रिकवरी हो जाएगी। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमको बनाना पड़ेगा जब ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 का। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लिमिटेड क्या कर रही है? जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 का, उस सिचुएशन के पास जाकर खड़ी हो गई है जो हमको दी गई है। हमको बताना है, रीज़न बताना है कैसे हम लोग इसको डील करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। कंपनी ने इन्वेस्ट करा है 100 लाख रुपए अप्रैल 2021 के अंदर, बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होने से पहले, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द एक्विजिशन ऑफ द अनदर कंपनी को एक्वायर कर रही है जो सिमिलर बिजनेस कर रही है। नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर। AS4 के हिसाब से जो डिफाइन कर रहा है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दोस इवेंट, यानी ऐसे इवेंट जो फेवरेबल भी हैं अनफेवरेबल भी हैं, जो अकर हो रहा है बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंगली जो एक्विजिशंस है अनदर कंपनी के जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, हाउएवर लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है असेट एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, और ये अफेक्ट भी नहीं कर रहे हैं determinations and the conditions of the amount stated in the financial statement for the year ended 31st of March 2021। डिस्क्लोजर जो है वो हमको करना पड़ेगा रिपोर्ट्स के अंदर अप्रूविंग अथॉरिटी को के जो इवेंट्स है वो अकर हो रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो रिप्रेजेंट करेंगे मटेरियल चेंजेस को एंड कमिटमेंट्स अफेक्ट करेंगे फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइज को, कि हमने इन्वेस्ट किया है 100 लाख रुपीज़ अप्रैल 2021 के अंदर, जिसके एक्विजिशन से अनदर क्या करना है, हमने एक्वायर्ड किया है अनदर कंपनी को, और उसको हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द रिपोर्ट्स ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, जो एनेबल करेगा यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर इवैल्यूएशन और डिसीजन लेने के लिए। इलस्ट्रेशन 5 दिखते हैं। ए लिमिटेड कंपनी है जो क्लोज कर रही है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट 30/6/2021 को। जो अकाउंट्स है वो फॉर द पीरियड है कंसिडरिंग एन अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल कब मिला? 20 अगस्त 2021 को। कंपनी एंगेज्ड है इन लेइंग द पाइपलाइन बिछाती है वो ऑयल कंपनी के लिए, बहुत अंदर तक, कहाँ पर? अर्थ के बहुत अंदर तक पाइपलाइन बिछाती है। वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क करते समय 1/9/2021 को ये पता चला कि जो रॉकिंग सरफेस है वो एस्टिमेट की गई है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी 80 लाख रुपीज़ की। अभी हमको बताना है हमको बताना है रीज़न के साथ कि जो इवेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डील कर सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 36/2021
एज पर AS4 रिवाइज्ड कंटिजेंसीज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हर इवेंट जो है जो अकर कर रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, बोथ अगर फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, दोनों को मिला देना है, दोनों को कंसिडर करना है। जो अकर्ड हो रहे हैं बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ द कंपनी। गिवन केस के अंदर डिस्कस किया जा रहा है जो लाइट है अबाउ मेंशन डेफिनेशन की, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट किया गया है कि जो AS4 रिवाइज्ड है उसके हिसाब से इन द गिवन केस, ये केस के अंदर जो इंसिडेंट्स है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कॉस्ट को बढ़ा देगा, पुश अप द कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एविडेंस जो है वो हमको डेट ऑफ अप्रूवल के बाद, आफ्टर द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द अकाउंट, यानी डेट ऑफ अप्रूवल के बाद एविडेंस मिले। सो इसकी वजह से ये जो इवेंट है जो अकर्ड किया गया है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये जो इवेंट है ये इवेंट नहीं है, इट इज़ नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये कोई इवेंट नहीं है जो अकर्ड हो रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अप्रूवल जो लगी हमारी वो 20 अगस्त को लग गई, और 20 अगस्त के बाद हमको 1/9/2021 को पता चला, इसलिए ये उस दौरान में नहीं फॉल करता। किस दौरान में? कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले, इसीलिए ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट नहीं है। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, एक कंपनी है जिसने प्रोविजन किया था बैड डेट का 5%। किसके ऊपर? टोटल रिसीवेबल्स मतलब डेटर के ऊपर। लास्ट वीक के अंदर, फरवरी के अंदर 2021 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल थे 2 लाख रुपए के, वो सफ़र कर रहे हैं हैवी लॉस अर्थक्वेक की वजह से। जो लॉस्ट है वो नॉट रिकवर्ड, मतलब रिकवर्ड नहीं किया गया उनका लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी ने। अप्रैल 2021 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल बैंकरप्ट हो गए, मतलब नादार हो गए, बैंक में पैसा ही नहीं बचा। क्या अभी कंपनी प्रोवाइड करेगी फुल लॉस जो अराइज किया गया है इंसॉल्वेंसी की वजह से ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इन द फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021? तो एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है वो एडजस्ट होती है फॉर द इवेंट जो अकर्ड होते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद। लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद जो प्रोवाइड करेंगे एडिशनल एविडेंस, जो असिस्ट करते हैं कि एस्टिमेट्स हो रही है अमाउंट रिलेटिंग टू द कंडीशंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट पे, मतलब एग्जिस्टिंग इवेंट की बात की जा रही है। सो अभी फुल जो प्रोविजन है बैड डेट का, जो अमाउंट करेगा 2 लाख रुपए का, वो हमको कवर्ड करना पड़ेगा। जो लॉस अराइज हो रहा है इंसॉल्वेंसी की वजह से, उसको हमको फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च बताना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि अर्थक्वेक हो गया है बिफोर द बैलेंस शीट डेट। क्योंकि अर्थक्वेक टेक प्लेस हो गया, अर्थक्वेक आ गया है बैलेंस शीट डेट बिफोर द बैलेंस शीट डेट। मतलब कब अर्थक्वेक आ गया? फरवरी में आया, लास्ट वीक ऑफ द फरवरी 2021 के अंदर अर्थक्वेक की वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया। मतलब ये फरवरी में आया, इसका मतलब ये क्या है? तो ये हमको पता चल गया था कि फरवरी में आया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये बिफोर बैलेंस शीट डेट है। अगर अर्थक्वेक प्लेस होता ना 31 मार्च के बाद, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है और इसका सिर्फ डिस्क्लोज़र करना पड़ता है हमको एज़ पर AS4, जो सिर्फ सफिशिएंट है। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 राज लिमिटेड जो है वो श्यू कर रही है कॉम्पिटिटर को। राज लिमिटेड वॉज श्यूड बाय द कॉम्पिटिटर। राज लिमिटेड को किसी ने सू कर दिया है, कॉम्पिटिटर ने 15 लाख रुपए का। किसके लिए? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, यानी ट्रेडमार्क की चोरी के लिए। बेस्ड ऑन द एडवाइस जो कंपनी की लीगल काउंसिल ने बताई है राज लिमिटेड के, उससे हमको पता चलता है कि 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 18 मई 2022 के अंदर कोर्ट में ने डिसाइड किया है कि पार्टी की एलिगेशन जो ट्रेडमार्क की थी चोरी की, एंड जो ऑर्डिनेंस ऑफ द राज लिमिटेड था वो पे करने के लिए एग्रीगेट पार्टी हमको कितना पे करना पड़ेगा? 14 लाख रुपए। कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि हाँ आपकी एलिगेशन सही है और एलिगेशन की वजह से हमको 14 लाख रुपए राज लिमिटेड को पे करने के आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे वो प्रिपेयर किए गए बाय द कंपनी मैनेजमेंट ऑन 30 अप्रैल 2022, और उसका अप्रूवल कब दिया गया? अप्रूवल उसका दिया गया 30 मई 2022 का।
अप्रूवल कब दिया गया है उसका 30 मई 2022 का। एज़ पर AS4 की वजह से क्या होता है, एडजस्टमेंट जो किया जाता है एसेट एंड लायबिलिटीज़ में वो रिक्वायर्ड है इवेंट जो अकर्ड करते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एंड प्रोवाइड करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है जो अफेक्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट जो रिलेट कर रही कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। यानी कि जो इवेंट्स है, एडजस्टमेंट क्या होता है एसेट लायबिलिटीज़ में होता है जो इवेंट अकर होते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, और जो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन मटेरियल जो जिसकी इफेक्ट होती है डिटरमाइन करने के लिए कि जो कंडीशंस हैं एग्जिस्ट कर रही हैं बैलेंस शीट डेट पे। गिवन केस के अंदर राज लिमिटेड को सू कर दिया गया है कॉम्पिटिटर के द्वारा इन्फ्रेंचमेंट यानी चोरी के अंदर ट्रेडमार्क की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, जिसकी वजह से जो प्रोविजंस है वो मेट किया गया है और डिसीजन कोर्ट का आ गया 18 मई 2022 को, जिसके अंदर हमको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जो एग्जिस्टिंग इवेंट है। क्योंकि जो इवेंट अकर हुआ है वो बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के पहले हुआ है वो, इसलिए जो राज लिमिटेड है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रोविजंस अपवर्ड, यानी 4 लाख रुपए से और प्रोविजन बनाना पड़ेगा जो रिफ्लेक्ट करेगा अवार्ड जो डिसीज्ड किया गया है बाय द कोर्ट, जो उसको पे करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को जजमेंट के हिसाब से कोर्ट के जो डिलीवर किया गया है 1 जून 2022 को। कंसीडर करना पड़ेगा ये इवेंट जो अकर्ड हो रहा है ये आफ्टर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अगर कोर्ट का जजमेंट आया होता 1 जून 2022 को तो वो क्या करा वो क्या कहलाता हमारे लिए, जो इवेंट है वो अकर्ड हो रहा है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद वो इवेंट अकर हो रहा है, तो उसको हम लोग को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती AS4 के अंदर AS4 के हिसाब से। इस केस के अंदर वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो 21-22 के लिए प्रिपेयर किए गए हैं